हाय बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड डिवाइस आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मीटर ब्रिज को डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेज़र करने वाली डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो कि पोटेंशियल को मेज़र करे मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को। तो एक्चुअली हम जो है इसके जो मेन 3 यूजेस पढ़ेंगे, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द एनी सेल एंड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ एनी 2 सेल्स, और इसी की हेल्प से हम पोटेंशियल मेज़र करके ही हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे इनकी हेल्प से। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है V इक्वल टू आई इंटू आर, ये फॉर्मूला हमें पता है। और अगर हम आर की वैल्यू देखें किसी भी कंडक्टिंग वायर की, आर की जो रेजिस्टेंस होती है ये होती है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। मीन्स अगर हम कोई सेम मटेरियल का वायर हो और यहाँ पे उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो, एक सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हो पूरे वायर की, तो वहाँ पे आर क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, V इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए। अब यहाँ पे अगर हम एक ये बोले किसी सर्किट में एक कांस्टेंट करंट मीन्स स्टडी करंट फ्लो कर रही हो और उस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स हर पूरे वायर की लेंथ में हर जगह पे एरिया क्या हो, सेम हो, तो मीन्स आई ए दोनों कांस्टेंट हो गई और मटेरियल तो सेम ही रहेगा पूरे वायर का। सो रो आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट ये तीनों। तो मीन्स हम बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिख सकते हैं यल। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आ गया हमारा यल। तो मीन्स क्या हो गया, पोटेंशियल जो ड्रॉप है अक्रॉस एनी कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट प्रोपोर्शन। जैसा कि हमने प्रिंसिपल में लिखा, इफ़ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, तो ए कांस्टेंट हो गया, ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैरिंग ए करंट, करेंगे स्टडी करंट मीन्स आई की वैल्यू कांस्टेंट रहे, देन फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मीन्स जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मीन्स जितनी बड़ी हम लेंथ वहाँ पे ये इसका यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। तो इस तरीके से ये इनका होता है प्रिंसिपल किसी भी पोटेंशियोमीटर का। इसी लेंथ को हम कैलकुलेट करके हम क्या फाइंड करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को यहाँ पे यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनल की जगह पे कोई कांस्टेंट यहाँ पे लाना चाहें मीन्स सारे वेरिएबल जो भी कांस्टेंट की जगह पे एक सिंगल कांस्टेंट हम K यूज़ करते हैं, K इंटू यल, जहाँ पे इस K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस K को हम बोलते हैं वेयर K इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब K का अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या होगा, जैसे सपोज दैट ये कोई वायर है, हम मान लेते हैं इस वायर पे हमने जो है यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये जो है 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का। अब ये 10 वोल्ट का सेल है तो आप सोच सकते हो कि इस पूरे वायर AB के अक्रॉस 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा होगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम कहें कि प्लस 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, तो मीन्स यहाँ पे जैसे जैसे हम लेंथ आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होते होते यहाँ पे 0। जैसे अगर ये हम कहें यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हो सकता है 8 वोल्ट होगा, यहाँ पे ये हो गया 6, यहाँ पे इस तरीके से 4, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे जाके 0 हो जा रही है। तो आप देख सकते हो कि लेंथ जैसे जैसे हम ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें, लेंथ हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल मेजर करेंगे तो ये 10 वोल्ट आएगा, फिर इस पॉइंट पे 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे ये करता चला जा रहा है। तो इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, मीन्स पोटेंशियोमीटर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम यहाँ से देखें इस इक्वेशन से, बिकॉज B इक्वल टू KL, जहाँ पे K क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन K इक्वल टू हम लिख सकते हैं B बाई L।
तो V बाई L क्या हो गया, मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर यूनिट लेंथ, मीन्स पर यूनिट लेंथ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे भी हम बोल सकते हैं बिकॉज ये L लेंथ की पूरी वायर है, ये पूरी वायर जो है L लेंथ की है, तो हम ये बोल सकते हैं कि B पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसके क्रॉस है, L लेंथ के क्रॉस है। L लेंथ के क्रॉस हम मान लेते हैं B पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि L मीटर लेंथ इक्वल टू B वोल्ट, देन 1 मीटर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई L वोल्ट। तो अब मान लेते हैं हम ये यक्स मीटर पे, अगर हमें मान लेते हैं यहाँ पे मेजर करने की यक्स मीटर पे कितनी हुई, तो यक्स मीटर पे कितनी होगी, तो V बाई L इंटू यक्स वोल्ट। तो इस तरीके से किसी भी लेंथ पे हमें ऑलरेडी अगर किसी भी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो हम ऑलरेडी उसके किसी भी लेंथ पे हम उसका पोटेंशियल ड्रॉप पता कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V बाई L, मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर यूनिट लेंथ। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि अब यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर का जो है फिगर ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इसका फिगर ड्रॉ होता है। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया सपोज दैट ये पॉइंट है A। तो यहाँ पे वायर का जो लेंथ होता है हम जितना हो सके मैक्सिमम लेंथ रखते हैं। जैसे हमने मीटर ब्रिज में जो है लेंथ 100 सेंटीमीटर रखा था, बट यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर के बजाय लेंथ को और ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेंथ रखते हैं उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। उस पोटेंशियोमीटर मीन्स उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो हम यहाँ वायर को मान लेते हैं 400 सेंटीमीटर का वायर यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 400 सेंटीमीटर का वायर लगाने के लिए एक्चुअली में हम क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट लगा देते हैं उसको फोल्ड करके। तो फोल्ड करके लगाने के लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का वायर हमने लगाया। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप्स हमने लगा दी। अब इस स्ट्रिप से क्या करेंगे, दूसरा फोल्ड जो है यहाँ पे एक फोल्ड यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया 100 एंड 200। उसके बाद हम फिर यहाँ पे एक स्ट्रिप यूज़ कर लेंगे, ये स्ट्रिप यूज़ किया। अब उसके बाद ये हो गया 300 और लास्ट में अल्टीमेट हम यहाँ पे मान लेते हैं ये यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्ट्रिप, और ये जो हो गया 400 सेंटीमीटर का अपना वायर लग गया। इस वायर के क्रॉस अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस वायर के क्रॉस एक ड्राइविंग सेल लगा देते हैं। तो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये उसके बाद यहाँ पे एक स्विच के थ्रू ये पूरा हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं। अब वहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, ये सपोज दैट स्विच जो है K1 लगा, बैटरी है B। उसके बाद जो है ये पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सपोज़ करना है कि हमें यहाँ पे सेल जिसका हमें EMF फाइंड करना, उससे हमें कहाँ कनेक्ट करना होगा, A पॉइंट के थ्रू। यहाँ पे ये हमने सेल कनेक्ट कर दिया। सेल का EMF हम मान लेते हैं कितना है, E है। और उसके बाद यहाँ पे एक की K2 एंड एक गैल्वेनोमीटर G। देन अब उसके बाद इस गैल्वेनोमीटर जॉकी की हेल्प से हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने इस तरीके से, जॉकी यहाँ पे J है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सर्किट बन जाती है। तो पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट डायग्राम होता है ये तो हमेशा कॉमन रहता है, बट ये जो आप देख सकते हो इतना पार्ट जो है ये यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। उसके बाद इसका अगर हम शॉर्टकट फिगर बनाएं तो शॉर्टकट फिगर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि इस पूरा जो AB वायर है, ये AB, इसे B1 बैटरी कह देते हैं। AB ये पूरा वायर सेगमेंट है, उसको आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हो। स्ट्रेट लाइन से दिखाने के लिए क्या करोगे आप, इस तरीके से AB वायर दिखा दो आप, और यहाँ पे ऐसे सेल लगा दो, और ये की लगा दिया आपने, और यहाँ पे इस तरीके से
कनेक्ट कर देते हैं। देन ए बी वायर के क्रॉस, ये ए बी वायर यहाँ पे हम जैसे दिखा रहे हैं कि फोल्ड में लगता है, तो इसलिए हमने इसका कंप्लीट फिगर बनाया हुआ। तो आप इसको एक सिंगल ऐसे लेंथ भी एज ए सिंबल के तौर पे दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ये बैटरी B1 लगा है, K1 की लगा हुआ है और ये वायर है। अब यहाँ पे हमें सेल जिसका कंपेयर करना तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेल हमने लगाया, ये की K2 एंड देन गैल्वेनोमीटर एंड यहाँ पे जॉकी इस तरीके से लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से भी फिगर ये बन जाएगा। तो अब हमें इस वायर का सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए। ए बी जो ये वायर लगा है या ए बी के क्रॉस ये जो वायर लगा है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या पता है, के इक्वल टू फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो ड्राइविंग सेल लगा है इसकी हेल्प से ही पोटेंशियल ग्रेडियंट हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं उस पोटेंशियोमीटर का। तो जैसे ये सपोज दैट B वोल्ट का है, तो B अपान इसकी लेंथ जो है पूरी हम मान लेते हैं L है, तो V/L ये फॉर्मूला होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस तरीके का वायर कोई है और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें यहाँ पे निकालना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लें कि ये जो आपका सेल लगा है ये लगा हुआ है 10 वोल्ट का और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, सपोज़ कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर का ये वायर है। तो हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/10 या लिख सकते हैं 0.1 वोल्ट पर मीटर। मीन्स 1 मीटर सेंटीमीटर ने लिया तो ये हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीन्स वायर का 1 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं तो 0.1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो इसकी इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता रहेगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे EMF का सेल लगा हुआ है, EMF का सेल, और जिसका हमें क्या फाइंड करना है, EMF फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस की को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देती है और इस की को जैसे ही ऑन कर देती है इससे भी करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे सपोज़ दैट ये मान लेते हैं 2 वोल्ट का सेल होगा, अब ये 10 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट का सेल है। तो यहाँ पे वायर को अलग अलग पॉइंट्स पे हम रख के देखेंगे कि यहाँ पे किस पॉइंट पे जो है नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट का मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो ना करे। तो तब कब नहीं करेगी करंट यहाँ से इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो, जब ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जैसे ही दोनों का इक्वल होगा तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो मान लेते हैं L लेंथ पे ऐसा हो रहा है, तो L लेंथ पे ये कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू K इंटू L, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो लेंथ हमें L मिला, L हमें कैलकुलेट करना, K ऑलरेडी हमें यहाँ से पता रहेगा, K की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, देन हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। जैसे सपोज़ करते हैं कि एक हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ हमें मिल रही है इस L की वैल्यू सपोज़ दैट 30 सेंटीमीटर मिल रही है, 30 सेंटीमीटर पे ये नल पॉइंट मिल रहा है। तो देन EMF फाइंड करना है, तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, K की वैल्यू ऑलरेडी सपोज़ करिए कि हमने 0.1 ये निकाली हुई है और ये 30, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब हमारा ये जो EMF है सेल का ये कितना है, 3 वोल्ट है। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे वो आपका किसी दो सर्किट के कोई 2 पॉइंट्स हो, तो हम कहीं भी इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। बस ये आपको K को ऑलरेडी यहाँ पे किसी पोटेंशियल मीटर का जो K है पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको पहले पता रखना पड़ेगा। देन लेंथ हम कैलकुलेट कर देंगे, लेंथ कब मिलेगी, L हमें नल पॉइंट पे मिलती है, तो नल पॉइंट की हेल्प से हमें L पता चल जाएगा। देन हम ये फॉर्मूले में रख देंगे E इक्वल टू K इंटू L, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हाँ एक यूज़ इसका ये भी है कि हम लेंथ को यहाँ पे ज़्यादा क्यों रखते हैं। तो ज़्यादा लेंथ रखने का मतलब ये है कि लेंथ आप जितना ज़्यादा रखोगे, L की वैल्यू जितना ज़्यादा रखोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम आएगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही इस मतलब एक्यूरेटली ये मेज़र कर पाएगा। जैसे सपोज दैट हमने पोटेंशियल अगर हमने लेंथ 100 की जगह पे 200 रख दिया, तो देन K की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10/200।
तो मीन्स अब ये क्या हो जाएगा 1/20, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.05। तो मीन्स ये क्या हो गया कि वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर में अब ये 0.05 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता सकती है। तो इससे क्या है कि बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी ये मेज़र कर पाएगी, मीन्स इसकी सेंसिटिविटी जो होती बढ़ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है ये लेंथ हम इसकी ज़्यादा रखते हैं। ओके, देन अब आते हैं इसके यूजेस पे। एक चीज़ और इसमें आती है वोल्ट मीटर। जैसा कि आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक हम डिवाइस यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का क्या यूज़ है? तो वोल्ट मीटर का भी यूज़ वही है जो पोटेंशियोमीटर का है, मींस वोल्ट मीटर भी किसी भी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वोल्ट मीटर जैसे सपोज दैट ये कोई सर्किट है, अब इस सर्किट में सपोज आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है, सेल लगा हुआ है और ये वैल्यू है 5 ओम है। तो यहाँ पे अब करंट अगर एक्चुअली में देखा जाए, यहाँ पे करंट आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। और यहाँ पे जैसे ही अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो हम वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा देंगे। तो पैरेलल में जैसे ही वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ से कुछ करंट जो होती है इस वोल्ट मीटर से पास हो जाती है, मींस 2 एम्पियर की टोटल करंट जो है अब इस रेजिस्टेंस से नहीं पास होगी, बल्कि कुछ करंट जो है वोल्ट मीटर से होके पास करेगी। और जब वोल्ट मीटर से होके कुछ करंट पास होगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा B बराबर IR के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। सो ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी ये भी क्या हो गई, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये बहुत ही एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत ही कन्वेंशनल होता है, मींस बहुत छोटा सा एक डिवाइस होता है और इसको हम जैसे ही किसी सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं तुरंत वहाँ पे यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है या डिजिटल वोल्टीमीटर भी होता है जिसमें हमें तुरंत जो है रीडिंग मिल जाती है। बट आप देख सकते हो पोटेंशियोमीटर में रीडिंग हमें फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, मींस काफ़ी बड़ी डिवाइस होती है, उसके बाद उसके हम लेंथ वगैरह फाइंड करते हैं, फिर कैलकुलेट करके वहाँ पे निकालते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होती है, बहुत ही एग्जैक्ट मेज़रमेंट करती, क्योंकि वो नल पॉइंट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। नल पॉइंट का मतलब होता है उस समय सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही एग्जैक्ट मेज़रमेंट ले पाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है नॉर्मली जो है ये एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं कर पाता है, अप्रॉक्स मेज़रमेंट करता है। तो जब भी हमें एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेना होता है हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, और नॉर्मली हम नहीं तो वोल्ट मीटर का ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर का हम यूज़ देखते हैं। तो टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एनी सेल, टू कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल एंड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। तो हम सबसे पहला यूज़ इनका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूज़ जो है, वैसे तो हमने इसके वर्किंग में ईएमएफ हमने बता ही दिया आपको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये ड्राइविंग सेल है, ड्राइविंग सेल में हमने रिएस्टेट लगा दिया, यहाँ पे की लगा दिया हुआ है, और ए पॉइंट से फिर हमने इस सेल, जिस सेल का ईएमएफ हमें फाइंड करना उसको लगा दिया यहाँ पे की, और गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया जॉकी से इस वायर पे। तो अब यहाँ पे हमें नल पॉइंट सपोज करते हैं कि यल डिस्टेंस पे यहाँ पे मिल रहा है। तो यल डिस्टेंस पे जैसे ये मिलेगा ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इज इक्वल टू K इंटू यल। अब के हम इस पोटेंशियोमीटर का ऑलरेडी हम फाइंड आउट करके रखते हैं, तो K की वैल्यू हमने फाइंड आउट पहले से हमें पता है, देन E इक्वल टू K इंटू यल। अब यल की वैल्यू जैसे ही मिल जाती है देन इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं, देन हमें क्या मिल जाता है, ईएमएफ ऑफ दैट सेल। तो इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम आप बना सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कैसे करते हैं, तो जैसे ये पोटेंशियोमीटर हमने बना लिया, AB वायर है ये, और यहाँ पे ड्राइविंग सेल हमने लगाया, यहाँ पे ये
अब हमने जो यहाँ पे रेस्टेट लगाया हुआ था इसको आप स्किप भी कर सकते हो, मेन एक्सपेरिमेंट में इसका यूज होता है, मेन रोल होता है, यहाँ आपको कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया B1 और ये K1 स्विच। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो सेल कोई गिवन सेल है उनका EMF हमें कंपेयर करना है। तो करते क्या है, सबसे पहले हम दोनों सेल को यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया E1 सेल और दूसरा ये है E2 सेल, और यहाँ पे दो स्विचेस लगा देते हैं। ये हो गया K2 या K1 ले लेते हैं, इसको ओनली K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, K1, और यहाँ पे स्विच है K2। और उसके बाद कंबाइनली हम इनको कनेक्ट करके एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, जॉकी के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ये करते हैं, सपोज़ हमने सबसे पहले E1 को लेता है, तो E1 के लिए हम E1 वाले स्विच को ऑन कर देंगे और इसको इस स्विच को क्या करेंगे, ऑफ़ रखेंगे। तो ये ऑफ़ है और ये क्या हो गई, ऑन हो गई। तो इसका मतलब सर्किट में सिर्फ E1 ही इफ़ेक्टिव है। तो अब हम इसका लेंथ हम नल पॉइंट पता करते हैं। नल पॉइंट सपोज़ करते हैं कि L1 लेंथ पे ये मिल रहा है। तो ये सपोज़ करते हैं कि L1 लेंथ पे हमें ये पॉइंट मिल गया। तो E1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू L1, मीन्स K इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें ऑलरेडी पता है। देन E1 इक्वल टू K इंटू L1। अब हम क्या कर देंगे, इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो अब इसको ऑफ़ कर दिया हमने और इसे क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो जैसे ही हम E2 सेल, ये मान लेते हैं EMF इसका कितना है, E2 है। देन K2 हमने ऑन कर दिया। देन E2 अब यहाँ पे इफेक्टिव सेल है, E1 से कोई मतलब इस सर्किट में अब नहीं, क्योंकि इसका स्विच ऑफ हो गया है। तो अब E2 के लिए अब ये लेंथ हम सपोज़ करते हैं कि ये लेंथ जो है ये कहीं इधर कहीं मिल रही है इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जो लेंथ मिल रही है ये L2 लेंथ मिल रही है इस पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट हम मान लेते हैं D1 मिला और ये मिला D2। अब ये L2 लेंथ पे नल पॉइंट मिल रही है। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L2। इस तरीके से, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। L1 L2 दो लेंथ हमें मिल गई। अब क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कर देते हैं। E1 अपान E2 इज इक्वल टू K L1 बाई K L2। तो इस तरीके से K से K क्या हो गए, कैंसिल। देन E1 अपान E2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, L1 अपान L2। ये हो गया। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स दोनों का लेंथ जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में उनका EMF भी रहेगा। ओके, देन ये आसान से इसका यूज इस तरीके से हम कर देंगे। और इसमें एक ख़ास बात थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर में जो हम लोग ड्राइविंग सेल ये यूज़ करते हैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए हमारे जो भी सेल जिसका मेज़रमेंट हम करने जा रहे हैं उससे हमेशा ये ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी इसकी वैल्यू, ड्राइविंग सेल की जो वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे जो जिस सेल का भी फाइंड कर रहे हैं हम, उससे कम नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है आपकी ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज़्यादा होना चाहिए, जिसका कि हम जिसके थ्रू उस सेल से जिसका हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ओके, तो कंपेयर करने के बाद हम इसका थर्ड यूज़ आते हैं। थर्ड यूज़ है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम थोड़ा सा उसके पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे इसमें किस ट्रिक से हम इसका किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि कोई सर्किट है, सेल है, ये मान लेते हैं EMF का सेल है जिसका EMF कितना है, E है। अगर हम इस समय A और B यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, इनके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इस समय क्या आएगा, EMF। बिकॉज EMF का हमने डिफिनेशन ही आपको बताया था कि जब भी सेल क्या हो, ओपन सर्किट में, मीन्स अभी इस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, तो उस समय उनके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, VA माइनस VB। अगर हम करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B मीन्स दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। लेकिन अभी इसी का मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R रहा होगा और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी।
आर के क्रॉस में जब ये करंट फ्लो कर रही होगी, तो अब इन दोनों के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखें ए बी के बीच का, तो क्या दे रहा होगा हमें, टर्मिनल वोल्टेज पता चलेगा। मीन्स अगर ये 12 वोल्ट की है और अब यहाँ पे जब हम इसको कोई भी करंट नहीं फ्लो करे तो 12 वोल्ट इनका डिफरेंस आएगा। लेकिन जैसे अगर मान लेते हैं इंटरनल आर है और जैसे ही करंट फ्लो करेगी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा किसके क्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस। ड्रॉप होने की वजह से ओवरऑल जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये कह सकते हैं इस समय इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो VA माइनस VB इस समय अब क्या होगा, ये B के बराबर होगा, मीन्स टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो अब अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता चल जाए, किसी सेल का EMF और उसका टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज EMF की हेल्प से आपको एक फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, R इक्वल टू होता है E/B माइनस 1 इंटू R, जो हमने पढ़ाया हुआ था लेक्चर में, ई और टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच रिलेशन, तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने ये डेराइव किया हुआ था, R इक्वल टू E/B माइनस 1 इंटू R। तो इस तरीके से EB हमें पता है, देन -1 R जिस रेजिस्टेंस को हम इसके क्रॉस लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के हम R की वैल्यू बता सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कैसे हम इससे हम ये फाइंड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन्स हम पहले EMF पता कर लेंगे, फिर उस सेल का टर्मिनल वोल्टेज, देन उसके बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे, देन क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में एकदम सेम AB वायर है, इस वायर के क्रॉस हमने ड्राइविंग सेल लगाई हुई है, इस तरीके से स्विच लगा हुआ है, ये K1 स्विच, बैटरी B1। अब उसके बाद हमें जिस सेल का मान लेते हैं, एक सेल है जिसका EMF कितना है, E है, इस सेल का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका फाइंड आउट करना हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेल का हम इस सेल में करते क्या हैं कि एक रेजिस्टेंस भी इसके साथ हम यहाँ पे लगा देते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम एक स्विच के थ्रू लगाते हैं, यहाँ भी एक स्विच लगा देते हैं, और इसके बाद इसे हम पूरा बंद कर देते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर, देन अब यहाँ पे जॉकी की हेल्प से ये कनेक्ट कर दिया हमने। तो सपोज़ करते हैं कि ये जो यहाँ पे K1 स्विच है और ये है K2 स्विच है। तो K1 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, K2 को ओपन रखेंगे। तो K2 को ओपन रखने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल इस सर्किट में इफ़ेक्टिव है। मीन्स अगर हमने K2 को ऑफ कर रखा है तो इसका मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे K1 को ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नल पॉइंट हम ढूंढेंगे, तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है एकदम सिंपली उसी तरीके से जैसे ये सेल का हमें EMF फाइंड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो वही सर्किट डायग्राम एकदम से है। तो EMF फाइंड करने के लिए मान लेते हैं इस समय जो है L1 लेंथ पे हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट। तो हम ये लिख सकते हैं बिकॉज E इफेक्टिव सिर्फ है इससे में। अब यहाँ पे जब नल पॉइंट मिलेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, और जब कोई करंट नहीं फ्लो होगी इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का आ रहा होगा वही क्या होगा, EMF होगा। तो EMF E इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू L1, के जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलरेडी हमें पता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, K को ऑन रखते हुए ही अब K2 को भी ऑन कर देते हैं। इसे ऑन रखते हुए K2 को ऑन कर दें। तो K2 को जैसे ही ऑन करेंगे अब इस सेल से इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी तो अब इस समय क्या मिलने वाला हमें, अब इसका टर्मिनल वोल्टेज। तो अब यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से क्या होता है, कम होता है, तो EMF मान लेते हैं यहाँ, अगर यहाँ पे इसका 5 वोल्ट रहा होगा तो अब हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया, क्योंकि जब ये इसमें अंदर सर्किट में करंट फ्लो करेगी, करंट आई जो ये फ्लो करे इसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू अब कम मिलेगी। तो कम मिलने की वजह से अब ये कुछ कम लेंथ मान लेते हैं, इस तरीके से मिली। अब दूसरा लेंथ हमें ये मिल गया L2 पे नल पॉइंट। तो अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज की वजह से मिल रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू L2। तो V की वैल्यू हमें पता चल गई, इस तरीके से E की वैल्यू पता चल गई। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं R इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R, जहाँ पे E की वैल्यू क्या है,
के इंटू L1 के इंटू L2 -1। R जो है रेजिस्टेंस है जिसको कि हमने इस सेल के पैरेलल में लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि हमें ऑलरेडी पता रहेगा कितने ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देन R इक्वल टू, अब K से K ये कैंसिल हो गया, देन L1 अपान L2 -1 इंटू R। तो इस तरीके से हम दोनों केस में L1 L2 लेंथ फाइंड कर लेंगे, दोनों केस में नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और उसका जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे पैरेलल में लगाया हुआ है उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपका पोटेंशियोमीटर का जो है सारा केस हमने डिस्कस किया हुआ है। 3 यूजेस हैं, तीनों यूजेस को हमने डिस्कस किया।